हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कालिदास एवं तुलसीदास के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्त काल में विज्ञान का विकास, और आज का हमारा टॉपिक है कालिदास। कालिदास जो कि 5वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। उनकी कवित्व शक्ति तथा प्रतिभा के कारण उन्हें कवि कुल गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने तो इन्हें राष्ट्रीय कवि का भी स्थान दिया है। कालिदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो इन्होंने 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, वाल्मीकि अग्निमित्रम और 2 महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभव, 2 खंड काव्य मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि रचनाएं लिखी थी, जिनमें मालविका अग्निमित्रम इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। यह कालिदास का अद्वितीय व अविस्मरणीय नाटक है, जिसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रात्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। इसके अंदर नाटकीयता और कथोपकथन इतने अद्भुत हैं कि संस्कृत का कोई अन्य नाटक इससे टक्कर नहीं ले सकता। इसमें 7 अंक है, जिसमें पहले अंक में दुष्यंत और शकुंतला के एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन किया गया है। दूसरे अंक में दुष्यंत द्वारा अपने प्रेम की चर्चा करने का वर्णन है। तीसरे में शकुंतला तथा दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह का उल्लेख है। चतुर्थ अंक में ऋषि कणों द्वारा शकुंतला को विदा करने का वर्णन है। और 5वें अंक में शकुंतला को दुष्यंत के द्वारा न पहचाने जाने का वर्णन किया गया है। 6ठे अंक में शकुंतला की याद आना, वो भी आकाशवाणी या मुद्रिका के माध्यम से। अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि शकुंतला की याद आकाशवाणी से आई थी या फिर मुद्रिका के माध्यम से उन्हें शकुंतला की पुनः याद आई थी। और जो 7वां अंक है उसमें दुष्यंत का शकुंतला से पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीय यह रहस्यों से भरा एक नाटक है। इसमें इंद्रलोक की एक अप्सरा उर्वशी, जो कि पुरूरवा के प्रेम में पड़ जाती है, और इसके कारण इस इंद्र उसे शापित कर धरती पर भेज देते हैं। उसी कथा का इस काव्य में वर्णन मिलता है, और जिसमें काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भरा पड़ा है। मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो यह संस्कृत का नाटक है, और इसमें 5 अंक हैं, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है और कालिदास की प्रथम नाट्यकृति मानी जाती है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की तरह लालित्य, माधुर्य एवं भाव गांभीर्य दृष्टिकोण नहीं होता है। रघुवंशम की बात करें तो यह महाकाव्य संस्कृत में कालिदास द्वारा रचित है। इसमें 19 सर्ग हैं, और इन 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन मिलता है, और इन राजाओं के वर्णन में 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। राम का विशद भी वर्णन इस रचना में मिलता है। इस महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं को निमित्त बनाकर उदार चरित पुरुषों का स्वभाव पाठकों के सम्मुख रखा है। इसके माध्यम से कवि ने राजा के चरित्र, आदर्श तथा राजधर्म जैसे विषयों का सुंदर वर्णन किया है। इस महाकाव्य की शैली क्लिष्ट अथवा कृत्रिम नहीं, सरल और प्रसाद गुणमयी मानी जाती है। अगली रचना कुमार संभव। इस महाकाव्य की गणना संस्कृत के 5 महाकाव्यों में की जाती है। इसमें कार्तिकेय के जन्म से संबंधित वर्णन है। इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर स्मरणीय और मनोरम वर्णन मिलता है प्राकृतिक सौंदर्य का। कालिदास ने अपनी इस रचना में पार्वती का नारी के कई रूपों में चित्रण किया है, और इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, और लोक धारणा यह है कि इनमें से 8 सर्ग की रचना कालिदास के द्वारा हुई है, बाकी अन्य सर्गों की रचना अन्य कवि के द्वारा की गई है। और अगली जो रचना है वह है मेघदूतम। यह कालिदास द्वारा
रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर के द्वारा अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है, और निष्कासित होने पर यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है, तो वह अपने संदेश मेघ के माध्यम से अपनी प्रेमिका को भेजता है। और मेघदूत काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कालिदास ने अपनी इस रचना में मेघों के साथ मिलकर अपनी कल्पना शक्ति से इस कृति की रचना की है। ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार में उल्लेखित 6 ऋतुएं इस प्रकार हैं: ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत, शरद और हेमंत। कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है काव्यों के अंदर, जिसमें ऋतुओं का सुंदर प्राकृतिक चित्रण मिलता है। ऋतु संहार का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतुओं का संघात या समूह। इस खंड काव्य में कालिदास ने अपनी प्रिया को संबोधित कर 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में संगोपांग वर्णन किया है। कालिदास का साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो इनके काव्य सौंदर्य के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। कालिदास को कवि कुलगुरु, कनिष्ठ काधिष्ठित और कविता कामिनी विलास जैसी प्रशंसात्मक उपाधियां प्रदान की गई है, जो उनके काव्यगत विशिष्टताओं से अभिभूत होकर दी गई थी। कालिदास के काव्य की विशेषताओं का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। उनके काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें तो सबसे पहले आता है भाषागत विशेषताएं। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और उन्होंने प्रसाद गुण से पूर्ण ललित शब्द योजना का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण लक्षण है जो इस प्रकार हैं, जो गुण मन में वैसे ही व्याप्त हो जाएं जैसे सूखी ईंधन की लकड़ी में अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठती है। और कालिदास की भाषा मधुर नाद सुंदरी से युक्त है, और समासों का अल्प प्रयोग, पदों का समुचित स्थान पर निवेश, शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इत्यादि गुणों के कारण उसमें प्रभा और प्राजनता विद्यमान है। अलंकार योजना की बात करें तो कालिदास ने शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, और उन्हें अपना उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धहस्त और उनकी उपमाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। एक उदाहरण देखा जाए तो संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम व्यतीयात प्रतिवरा सा, यानी नरेंद्र मार्गत इव प्रपेदे विवर्ण भाव स भूमिपाल अर्थात स्वयंवर में बारी बारी से प्रत्येक राजा के सामने गमन करती हुई इंदुमती राजाओं के सामने से चलती हुई दीप शिखा की तरह लग रही थी, जिसके आगे बढ़ जाने पर राजाओं का मुख विवर्ण का अर्थ होता है अस्वीकृत कर दिए जाने के अंधकारमय या मलिन हो जाना, विवर्ण हो जाता था। और अगली जो काव्यगत विशेषता मानी जाती है कालिदास की, वह है अभिव्यंजना। यानी कालिदास की कविता की प्रमुख विशेषता है कि वह चित्रों के निर्माण में सब कुछ न कहकर भी अभिव्यंजना द्वारा पूरा चित्र खींच देते हैं। जैसे एवं वादिनी देवर्षो पाए पितुर्धोमुखी लीला कमल पत्राणी गणियामास पार्वती, अर्थात देव ऋषि के द्वारा ऐसी बात कहने पर पिता के समीप बैठी पार्वती ने सिर झुकाकर हाथ में लिए कमल की पंखुड़ियों को गिनना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार का ये काव्यगत अभिव्यंजना उनकी रचनाओं में मिलती है। जैसे इस दोहे को पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने एक पूरा चित्र बन जाता है। ये काव्यगत विशेषताएं कालिदास की रचनाओं में मानी जाती है। और कालिदास का सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो कालिदास का आदर्श जीवन भौतिकता तथा आध्यात्मिक मूल्यों के बीच संतुलित समन्वय को दर्शाता है। उनके अनुसार धन संपत्ति तथा भौतिक पदार्थ भौतिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वह जीवन के परम लक्ष्य नहीं है। उन्होंने त्याग मूलक भोग का समर्थन किया और लोक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया। कवि ने प्रेम का सुंदर चित्रण करते हुए अपनी प्रेमिका के उदात्त प्रेम का वर्णन भी किया है। और आधुनिक काल में अगर कालिदास की बात करें
तो हिंदी लेखक मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर एक नाटक लिखा, आषाढ़ का एक दिन, जिसमें कालिदास के संघर्षशील जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। सुरेंद्र वर्मा ने भी एक नाटक की रचना की, जिसमें शिव व पार्वती के गृहस्थ जीवन का अश्लीलतापूर्वक वर्णन किए जाने के कारण पार्वती ने कालिदास को शापित किया और परिणाम स्वरूप कालिदास अपनी रचना कुमार संभव को पूरा नहीं कर पाए थे। कालिदास को इसी कारण चंद्रगुप्त की अदालत का सामना भी करना पड़ा, जहां पंडितों और नैतिकतावादियों ने उन पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए और इस प्रकार लेखक ने अपनी इस रचना में कालिदास के संघर्षशील जीवन को दिखाया है कि किस प्रकार कुमार संभव रचना करने पर उन्हें पार्वती के द्वारा शापित किया गया। और इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने कालिदास को विस्तृत रूप से पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।